सिंध के सरकारी अस्पतालों की मुझे यहाँ पर बात करनी, जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी मशीन का टेंडर मंसूख किए जाने के मामले पर वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि जब बात जनाब टेक्नोलॉजी की हो रही है तो आखिर ये अंदर खाने चल क्या रहा है। जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, भले कोई भी सेक्टर हो, डॉक्टर्स भी अगर ये चाह रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी हो, तो क्यों इसमें कुछ इख्तलाफ हैं, उसकी वजह क्या है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो सिंध में रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स की तनसीब से मुतालिक मामला है, आपने एक आर्टिकल भी लिखा है और आपने वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद नियाज़ के मौक़िफ़ की तायीद भी की है। पहले ज़रा मुझे ये समझा दीजिएगा कि आप खुद भी वफाकी वज़ीर सेहत रह चुके हैं, क्या जो निगरां वज़ीर सेहत है उसका इख्तियार था कि वो इस तरह की डील को रोक सकें? देखें, ये तो डिस्कशन जो है ये गवर्नेंस की डिस्कशन है और मेरा ये ख्याल है कि अगर वो निगरान वज़ीर सेहत हैं और उनकी निगरानी में कोई ऐसी चीज़ वो देखते हैं कि जिससे वो मुत्तफिक नहीं है, तो बिल्कुल वो इसको रोक सकते हैं। और यही मकसद है कि जो अमूरे हुक्मरानी हैं, अमूरे हुकूमत जो हैं, उनके अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि जो उनकी दानिश में टेक्निकली या इकोनॉमिकली वो ठीक नहीं है, तो बिल्कुल वो रोक सकते हैं। चाहे वज़ीर आला सिंध इस डील के हामी हों, इस सूरत में भी वज़ीर सेहत को क्या ये इख्तियार होता है कि वो डील फाइनल करने से इनकार कर दे? नहीं, देखें ना, ये डील डायरेक्टली तो सीएम के पास गई नहीं ना, ये तो इनके पास आई है अप्रूवल के लिए, हेल्थ मिनिस्टर के पास। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा जी कि मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, इसको रोक देना चाहिए। फिर ये नोटिस में गई है चीफ मिनिस्टर के, तो ही डिड नॉट एग्री, वो उन्होंने वो मुत्तफिक नहीं थे वज़ीर सेहत के साथ मेरी मालूमात के मुताबिक। तो उन्होंने फिर कहा कि आपको ये नहीं रोकनी चाहिए, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं क्योंकि टेक्निकल आदमी हूँ, मैं अच्छा समझता हूँ इस चीज़ डॉक्टर को। साहब, आप सेहत रहे हैं, जब इस तरह के इशूज़ पर काबीना में इख्तिलाफ राय पैदा हो जाए तो वज़ीर आला का इख्तियार होता है कि वो वज़ीर सेहत को बाईपास कर दे, या इस किस्म की डील्स के लिए वज़ीर सेहत की मर्जी का शामिल होना लाजमी है? नहीं, वो अथॉरिटेटिवली तो वो ओवर रूल कर सकते हैं, लेकिन एक मॉरल इम्पेरेटिव भी होता है ना, अखलाकी तौर पे। जब एक वज़ीर जो है उसकी राय है और वो मुत्तफिक नहीं है किसी चीज़ से, तो अखलाकी तौर पे फिर फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो आम तौर पे ओवर रूल नहीं करते। अच्छा, एक लेकिन तरफ आप अथॉरिटेटिवली डॉक्टर्स के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपने अपने आर्टिकल में रोबोटिक सर्जरी की अफादियत भी बताई है, उसका तस्करा किया है, तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। और हमारे सरकारी अस्पतालों का तो मसला ये है कि यहाँ मरीज़ ऑपरेशन के दौरान कम और इन्फेक्शन से ज़्यादा दम तोड़ जाता है। बड़ा अफसोसनाक होता है ये। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है सारे अस्पतालों के अंदर। रोबोटिक सर्जरी तो उससे भी आगे की चीज़ है ना, लेकिन उसकी जो प्राइस है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रोबोटिक सर्जरी इतनी महंगी क्यों है? क्योंकि अगर एक आम आदमी के नज़रिए से सोचें डॉक्टर साहब, तो रोबोट तो एक ऐसी महंगी मशीन है जो आपने एक बार ख़रीदनी है और फिर लंबा अरसा इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर भले मतलब एक ही दफ़ा ख़रीदनी है ना, तो इसकी कीमत अरबों में भले हो। जब लाखों मरीज इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो इस तकसीम के हिसाब से तो कीमत कुछ भी नहीं है। हाँ, देखिए ना, इसमें अगर तो वो सरकारी अस्पताल में लगी हुई है और वो सरकारी अस्पताल मुफ्त इलाज फराहम कर रहा है, तो फिर पेशेंट के लिए तो उसकी कोई महंगी वो सर्जरी नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइवेट सेक्टर में लगी हुई है तो जाहिर है कि उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होगी। लेकिन मेरा पॉइंट तो ये है ही नहीं, मेरा तो पॉइंट ये है कि जो वन टाइम कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक मशीन खरीदने के लिए, तो मेरे ख्याल में तो ये आपके हेल्थ बजट का सही इस्तेमाल नहीं है। अपने आर्टिकल में सेहत के शोबे की तरजीहात के तयन के लिए साइंटिफिक अप्रोच अपनाने की तजवीज़ दी है। ये जो साइंटिफिक अप्रोच है, ये क्या हो सकती है, किस तरह अपनाई जाए? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने इसमें ये लिखा भी है अपने मज़मून में, अगर आप इसी पॉइंट से आगे देखें कि एक कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस स्टडीज़ की जाती हैं कोई भी टेक्नोलॉजी को शामिल करने से पहले हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर।
اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے، یعنی اس کا بینیفٹ کیا ہے اور اس کی کاسٹ کیا ہے، اور کیا ان کا موازنہ جو ہے وہ ہمیں یہ کنونس کرتا ہے کہ ہمیں یہ نئی ٹیکنالوجی اس میں شامل کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سارے ترقی یافتہ اور مڈل انکم کنٹریز کے اندر اب سرکاری سطح پہ ایسے ادارے بنائے گئے ہیں کہ جو صرف یہ کام کرتے ہیں، اور اس میں نے مثال بھی دی ہے نائس کی۔ نائس ایک ادارہ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کیئر اینڈ ہیلتھ، یہ یو کے میں، برٹن میں۔ تو وہ کام ہی یہ کرتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی NHS جو سسٹم ہے یو کے کا، جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے پبلکلی فائنینسڈ، اس میں جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آنی ہوتی ہے، اور ٹیکنالوجی سے مراد صرف یہ مہنگی ٹیکنالوجیز نہیں، بلکہ کوئی میڈیسن یا کوئی میڈیکل ڈیوائس یا کوئی ایون انٹرونشن، کلینکل انٹرونشن جب انٹروڈیوس کرنی ہوتی ہے تو اس کا کاسٹ بینیفٹ اور کاسٹ افیکٹونیس انالیسس کیا جاتا ہے، اور اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے ود دی ایگزسٹنگ سسٹمز۔ صحیح. تو کئی دفعہ جو ایڈوانٹیج تو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا معمولی ہوتا ہے اور اس کے لیے اتنی بڑی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہوتی ہے کہ سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو فی الحال اپنے سسٹم میں شامل نہیں کریں گے۔ تو پاکستان میں ایکچولی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پبلک پروکیورمنٹ جو ہے ہیلتھ کیئر کے اندر، جی. اس کے لیے یہ اس طرح کا سائنٹیفک سسٹم واضح کریں، ڈیولپ کریں، اور اس میں اس طرح کی اسٹڈیز ہوں تاکہ سائنٹیفک بیسس کے اوپر یہ فیصلے کیے جا سکیں، بجائے اس کے کہ مجھے یہ ٹیکنالوجی پسند ہے یا آپ کو یہ ٹیکنالوجی پسند ہے، اور میرا چونکہ لنکس ہیں ہیلتھ منسٹر کے ساتھ یا جو باقی پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ، تو میں ان کو کنونس کر لوں جی کہ یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے کیونکہ میری یہ رائے ہے کہ یہ بہت اچھی ہے، تو اس کو شامل کریں۔ یہ ذاتی رائے اور ذاتی پسند ناپسند کی بجائے ہمیں سائنسی بنیادوں کے اوپر ان چیزوں کے فیصلے کرنے چاہیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، سائنسی اور ان چیزوں کے ہمیں اور اس فیصلے کرنے ایجنسی پڑیں کو گے۔ کہا جاتا ہے ہیلتھ ٹیکنالوجی اسیسمنٹ ایجنسیز۔ اور صحیح. ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں فیڈرل لیول کے اوپر بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی ہیلتھ ٹیکنالوجی اسیسمنٹ ایجنسیز ڈیولپ کریٹ کرنی چاہیے، جو کہ اس طرح کا کام کریں فار پبلک پروکیورمنٹ، فار اسپینڈنگ ٹیکس پیئرز منی آن سچ پروکیورمنٹس۔ یہ ساری صورتحال ہے، اور آپ نے ڈاکٹر ظفر مرزا کا موقف تو جان لیا ہے۔ اب یہ البتہ کنٹروورسی فی الحال تو موجود ہے، کیا یہ روبوٹک سسٹمز آنے چاہیے یا نہیں آنے چاہیے؟ اب یہ ایک بات اس میں ٹھنی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، یہ منگوائے جاتے ہیں یا نہیں منگوائے جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اسپتالوں کو مزید بہتری کی ضرورت ہے، لیکن جب آلریڈی جو سسٹم چل رہے ہیں اس پہ پیسے لگانے کی ضرورت ہے، تو ایسے میں ایسے ایڈوانس سسٹم جن کے لیے ہم پریپیئر نہیں ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ منگوانے چاہیے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔